नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई जीके जीएस के एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों में से 25 प्लस अंक ला रहे हैं, तो आपकी तैयारी लगभग पूर्ण मानी जाएगी। ये प्रश्न आने वाली यूपी पुलिस व एसएससी के साथ साथ रेलवे भर्ती की सभी वैकेंसीज में पूछे जाने वाले जीके जीएस के पार्ट को कवर करती है। तो चलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ में सीखें पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52 से 64 या फिर अनुच्छेद 65 से 78। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अनुच्छेद 36 से 51। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन में जो अन्य अनुच्छेद दिए हैं उनमें किसका वर्णन है। तो पहला ऑप्शन जो है जिसमें कि अनुच्छेद 12 से 35 है, तो इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन जो बी है, इसे तो आंसर है ही, इसमें कि है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन। और जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52 से 64, इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि उसका चुनाव कैसे होगा, वो कौन है और उसकी महाभियोग और उसकी शक्तियाँ, ये सारी चीज़ों का वर्णन 52 से 64 के बीच में किया गया है। प्रश्न नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए 1748, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764 या फिर ऑप्शन डी 1775। तो हमारे प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1757, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अब हम जो ऑप्शन में कुछ अन्य जो साल दिए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है जिसमें लिखा है 1748, तो इस साल में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी, जो कि हमारे इस प्रश्न का आंसर है, जिसमें कि प्लासी के युद्ध का साल लिखा हुआ है, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और ये हम एक पिक्चर देख लेते हैं प्लासी के युद्ध की, बैटलफील्ड की। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी जो है यमुना नदी, इसके बारे में है कि ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसी प्रकार ऑप्शन सी में जो है ब्रह्मपुत्र नदी दिया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 916 किलोमीटर बहती है और इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। बाकी हिस्सा इसका जो है वो चीन और तिब्बत से होकर के बहता है। और लास्ट में जो ऑप्शन है गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी महासागर, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी पर्वत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है कि महासागर।
महासागरों को पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि महासागरों में बहुत बड़ी मात्रा में जो जीवाश्म हैं या फिर जो पुराने समय की दबी हुई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और उसमें वो सुरक्षित पड़ी हुई हैं। जैसे हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स पूरा रिकॉर्ड रखता है, वैसे ही महासागर जो कि 75% हिस्से पे फैला हुआ है, उसमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना से लेकर के पृथ्वी पे कैसे-कैसे कब परिवर्तन हुए, बदलावों का एक तरह से कहिए कि हमको अध्ययन करने के लिए जीवाश्म और अन्य जो सहायक चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। इसलिए पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स महासागरों को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि भारतीय गणराज्य की संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। भारतीय गणराज्य की संसद के ऊपरी सदन का नाम राज्यसभा है। और इसी प्रकार अन्य ऑप्शनों को देख लें अगर, तो लोकसभा जो है गणराज्य की संसद के निचले सदन का नाम है। इसी प्रकार विधानसभा जो है एक राज्य के संसद के निचले सदन को विधानसभा बोलते हैं और उसी प्रकार राज्य की संसद के ऊपरी सदन को विधान परिषद बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न के आंसर को देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी प्रकार अगर ऑप्शन बी को देखा जाए, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1997 ईस्वी को की थी। इसी प्रकार दयानंद सरस्वती को देखा जाए तो इन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की। कुछ अन्य संस्थाओं के बारे में अगर देखा जाए तो आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसी प्रकार ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 और 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और 30 या फिर अनुच्छेद 54 और 46। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 और 30। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 और 30। अब जो ऑप्शन में कुछ अन्य विकल्प दिए हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 और 15 में लिखा गया है, 14 में है कि विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में है भेदभाव का निषेध, किसी के भी जाति लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसी प्रकार अगर अनुच्छेद 21 और 22 को देखें तो 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निषेध से संरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार अगर अनुच्छेद 45 और 46 को देखा जाए तो अनुच्छेद 45 में अनिवार्य शिक्षा है 14 वर्ष तक, यानी सभी बालकों को 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 में SC/ST के शोषण व सामाजिक अन्याय से सुरक्षा के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 8 में है कि किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी। अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं जो ऑप्शन में अन्य
गवर्नर जनरलों की बात की है, उन्होंने क्या क्या किया। तो पहला ऑप्शन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे रोक लगाई। अब बात आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका तो दे ही दिया है कि इसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो डलहौजी ने हड़प या व्यपगत की नीति अपनाई। और अगर बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अब हम देख लेते हैं एक फोटो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन डी निकोलस कॉपरनिकस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आइजैक न्यूटन। ये रही आइजैक न्यूटन की पिक्चर। अब हम बात करते हैं ऑप्शन में दिए गए कुछ अन्य साइंटिस्टों के बारे में भी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, इन्होंने ही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था। ऑप्शन सी की बात करें गैलीलियो गैलीली की, तो इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। अगर ऑप्शन डी की बात करें निकोलस कॉपरनिकस की, तो कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। पहले के जो वैज्ञानिक थे ये मानते थे कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी स्थिर रहती है। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी अंजू गुप्ता, ऑप्शन सी ममता शर्मा, या फिर ऑप्शन डी सुनीता नारायण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी। और ये रही किरण बेदी की एक प्यारी सी पिक्चर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, या फिर ऑप्शन डी 1950। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और ये हमारे ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन के कुछ अन्य ईयर्स की बात करें तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। 1947 में 15 अगस्त को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। 1950 को हमारे देश में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का सूत्र किसने दिया था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक, या फिर ऑप्शन डी नील्स बोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का सूत्र अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये रही अल्बर्ट आइंस्टीन की एक प्यारी सी फोटो। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन में जो अन्य साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था। तो अगर हम बात करें जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, तो इन्होंने विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत का निर्माण किया था और प्रकाश विद्युत तरंगों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए इनको जाना जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मैक्स प्लांक की, तो प्लांक ने ऊर्जा क्वांटा की खोज की और इन्हीं के कार्यों ने क्वांटम सिद्धांत की नींव रखी। अगर हम बात करें नील्स बोर की, तो परमाणु की संरचना और परमाणुओं के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की खोज नील्स बोर ने की। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन, या फिर ऑप्शन डी 20 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 दिन, यानी कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। इसी प्रकार अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है।
ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी वेग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। अब जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनके बारे में या इनके मात्रकों को देख लेते हैं। तो समय, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और वेग का मात्रक या वेग मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी अशोक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब ऑप्शन में जो अन्य शासक हैं उनको देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य समाज की स्थापना की। अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय, सुवर्णगिरी मठ, कंकालेश्वर मंदिर और उदयपुर का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। धर्मपाल के बारे में बता ही दिया गया है कि इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगर बात करें अशोक की तो अशोक ने सांची स्तूप, दमदम स्तूप, सारनाथ स्तूप आदि का निर्माण कराया। अशोक ने बहुत सारे स्तंभ और शिलालेख भी लिखवाए। और अब हम देख लेते हैं एक पिक्चर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। तो ये रही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की एक प्यारी सी फोटो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, हरित क्रांति का श्रेय किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन या फिर ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो हरित क्रांति का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। ये रहे एम एस स्वामीनाथन जी। अब हम ऑप्शन में जो अन्य वैज्ञानिक दिए हैं या अन्य वैज्ञानिकों का जो क्रम है उनको देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। इसके लिए 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर विक्रम साराभाई की बात करें तो विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। इन्होंने इसरो की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार अगर बात करें आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसकी स्थापना उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ की। और एपीजे अब्दुल कलाम को हम सब सभी जानते हैं कि इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी आर के लक्ष्मण, ऑप्शन सी आर के नारायण या ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण। आर के नारायण ने मालगुडी डेज पुस्तक लिखी है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन में दिए हुए अन्य लेखकों की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की। तो अगर हम बात करें अरुंधति रॉय की तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि बुकर पुरस्कार से सम्मानित है, ये पुस्तकें अरुंधति राय ने लिखी हैं। अगर हम बात करें आर के लक्ष्मण की तो द कॉमन मैन, यू सेड इट और टनल ऑफ टाइम आर के लक्ष्मण की पुस्तकें हैं। अगर हम बात करें आर के नारायण की तो मालगुडी डेज के साथ साथ इन्होंने द गाइड, द डार्क रूम और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आदि पुस्तकें आर के नारायण ने लिखी हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें सलमान रुश्दी की तो मिडनाइट चिल्ड्रन, द सेनेटिक वर्सेज और द ग्राउंड बीनीथ हर फीट आदि पुस्तकें सलमान रुश्दी ने लिखी हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 या फिर ऑप्शन डी 1950। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अब ऑप्शन में दिए हुए अन्य राज्यों के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की हम बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में कालीघाट और दक्षिणेश्वर काली मंदिर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में महाबलीपुरम और श्रृंगेरी मठ के साथ साथ हम्पी भी महत्वपूर्ण मंदिरों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार अगर तमिलनाडु की बात करें तो रामेश्वरम और बृहदेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए नाग और त्रिशूल मिसाइल कार्यक्रम, ऑप्शन बी अग्नि और पृथ्वी मिसाइल कार्यक्रम, या ऑप्शन सी आकाश और अस्त्र मिसाइल कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन डी धनुष और ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि और पृथ्वी मिसाइल कार्यक्रम, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था। ये रही पिक्चर हमारे प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। और ये रही नालंदा विश्वविद्यालय की एक प्यारी सी फोटो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी इटली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जो है इंग्लैंड से होकर गुजरती है। अब हम ये आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें कि ग्रीनविच रेखा होकर गुजर रही है। आप देखेंगे कि ये कई देशों से होकर गुजर रही है। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप एटलस में जाइए और देखिए कि ये कौन कौन से देश हैं जिनसे होकर के ग्रीनविच मीन टाइम रेखा गुजर रही है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1984। तो अगर हम बात करें भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की तो ये 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। और ये रही एक प्यारी सी फोटो हमारे उपग्रह आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट उपग्रह रूस की मदद से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष की बात करें तो ये थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी आदि शामिल थे। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें 72 सदस्य थे और उस सम्मेलन की एक प्यारी सी फोटो ये रही। अगले प्रश्न पे अगर हम चलें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव कौन पेश कर सकता है?
ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद के कोई भी सदस्य या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के कोई भी सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी विंडसर्फ और बॉबकॉन, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग और ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंडसर्फ और बॉबकॉन। इन्हीं को इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। अब ऑप्शन में जो अन्य लोग हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने इसका खोज या निर्माण किया। तो टिम बर्नर्स-ली की अगर हम बात करें तो इन्होंने ट्रिपल डब्ल्यू, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, इसका जनक माना जाता है इनको। अगर हम एलन ट्यूरिंग की बात करें तो एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग टेस्ट बनाया। और अगर हम बात करें स्टीव जॉब्स की तो स्टीव जॉब्स ने पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति लाई। इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर के रूप में एप्पल को स्थापित किया और इन्होंने ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसे जीयूआई के नाम से जाना जाता है, इसका भी निर्माण इन्होंने किया। और इन्होंने डिजिटल संगीत के लिए आईपॉड और आईट्यून निकाले। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान का वर्णन है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 से 351, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 से 360, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 से 371, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 375 से 378। तो प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अनुच्छेद 352 से 360, यानी कि अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान का वर्णन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस शहर में हुआ था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। और ये रही रानी लक्ष्मीबाई की एक प्यारी सी फोटो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी कहाँ स्थित है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहा जाता है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात नई दिल्ली की करें तो नई दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जीएनयू और उसके साथ आईआईटी दिल्ली स्थित है। इसी प्रकार अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में आईआईटी मुंबई और टीआईएसएस, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज स्थित है। बेंगलुरु की बात हो ही गई है कि यहाँ पे भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी और इसके साथ साथ आईआईटी बेंगलुरु भी है। यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी स्थित है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी कपास उत्पादन, ऑप्शन सी चावल उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी गेहूं उत्पादन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। अगर हम बात करें कपास उत्पादन की तो कपास उत्पादन जो है कि स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आता है। और आपको ये चीज़ जान के अच्छा लगेगा कि स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत ही शहद और बागवानी भी आते हैं।
इसी प्रकार अगर हम चावल और गेहूं उत्पादन की बात करें तो चावल और गेहूं उत्पादन हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। प्रश्न नंबर 30 तक आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।